मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का आज की हमारी क्लास में स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण हम लोग हमेशा की तरह से क्लासरूम में नहीं बैठ पा रहे, इसलिए हम लोग इस वर्ष कुछ समय तक अपनी पढ़ाई इसी तरीके से करेंगे। आज मैं अपना पहला टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हमारा जो पहला टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से, उसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव बनाने के लिए एक मंच की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में जब 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, तो उसके पीछे विश्व के स्वतंत्र देशों में लगातार शांतिपूर्ण वाद विवाद का सिलसिला स्थापित करना एक मुख्य उद्देश्य था। लेकिन राष्ट्रसंघ असफल हो गया और उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो बहुत ही भयानक था। द्वितीय विश्व युद्ध की भयानकता ने फिर से ये बात सामने रखी कि एक अधिक प्रभावशाली विश्व मंच बनाने की आवश्यकता है, और उसी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये कोशिश की जाने लगी कि हम एक मंच के रूप में किसी संघ का निर्माण करें। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही मित्र राष्ट्रों के नेताओं ने एक मंच को स्थापित करने के लिए विभिन्न सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का मानना था कि विश्व के समस्त स्वतंत्र देश इसके सदस्य हों और छोटी बड़ी सभी समस्याओं पर इस पर खुलकर वाद विवाद हो, विचार विमर्श हो। दूसरी बात जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कही, इस प्रकार के निरंतर संप्रेषण और संपर्क से, मेलजोल से राष्ट्रों के बीच में मित्रता का वातावरण बनेगा। तीसरी बात जो उनके द्वारा कही गई वो ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर कोई भी राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध जैसी कार्यवाही करने से हिचकिचाएगा, क्योंकि ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। और चौथी बात जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा वो थी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में ऐसे मंच के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के तालमेल और निकटता स्थापित कर संघर्ष की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सकेगा, जिससे भविष्य में कोई युद्ध भी नहीं होगा और एक संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो इस तरह से ये माना गया कि बातचीत के माध्यम से शांति स्थापित की जा सकती है, विभिन्न राष्ट्र मिलकर के मित्रता का वातावरण बना सकते हैं, और केवल युद्ध को रोकने के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए ऐसे मंच की आवश्यकता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव पर हम लोग बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव जो हुआ है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अटलांटिक चार्टर, जो 14 अगस्त 1941 को, और मॉस्को सम्मेलन 19 से 30 अक्टूबर 1943 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम की तरह से माना जाता है। अटलांटिक चार्टर में ब्रिटेन और अमेरिका ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि वो ना तो युद्ध करेंगे, न विस्तारवादी नीति का अनुसरण करेंगे, और न ही कोई ऐसी विभिन्न देशों में की जो प्रादेशिक भूमि है, सीमाएं हैं, उसमें परिवर्तन करेंगे जो उसकी जनता के विरुद्ध हो। डम्बरडल ऑक्स सम्मेलन जो 2 अगस्त से 1 सितंबर 1944 तक हुआ था, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा तैयार करने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि इन राष्ट्रों के मध्य किसी मंच को बनाने को लेकर के बहुत मतभेद था और वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, लेकिन इसके बावजूद भी एक निर्णय अवश्य हो पाया कि संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन
25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में बुलाया जाए, जो डम्बल्डन ऑक्स सम्मेलन के विचार विमर्श और प्रस्तावों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान का निर्माण करे। तो इस तरह से कम एक निष्कर्ष अब सामने आ गया था। इसके बाद 4 से 11 फरवरी 1945 को ब्लैक सी में क्रीमिया द्वीप है, उसमें याल्टा नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो अमेरिका के थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन ने भाग लिया। इस याल्टा सम्मेलन में ये निष्कर्ष निकाला गया, निर्णय लिया गया कि विश्व संगठन की स्थापना के संबंध में 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को नगर में राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। 1 मार्च 1945 तक जर्मनी के विरुद्ध जिन राष्ट्रों ने युद्ध घोषित किया था, उन समस्त राष्ट्रों को इसमें बुलाया जाए। 5 राष्ट्र, जिसमें प्रमुख हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन, इन 5 राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान मिले और इन्हें विशेषाधिकार भी दिया जाए। तो इस तरह से ये बात शुरुआत में ही एक तरह से निश्चित कर ली गई थी। 25 अप्रैल से 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ। इसमें 50 देशों को निमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन के द्वारा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र के संविधान का, जिसे चार्टर भी कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ। 26 जून 1945 को इसमें भाग लेने वाले जो राष्ट्र थे, जो देश थे, उनके प्रतिनिधियों ने इसके संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार करके उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह से इसके संविधान को बना लिया गया और मोटे तौर पर अगर हम देखें तो यूएनओ की शुरुआत या उसकी स्थापना होने लगी। पामर और परकिंस ने कहा, हालांकि प्रतिनिधियों ने इस चार्टर के कुछ प्रावधानों की आलोचना भी की, लेकिन फिर भी उन्होंने समझौतावादी रुख अपनाया और कई अपूर्णताओं को अपनाते हुए अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर लिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जिन भी लोगों ने इसके चार्टर पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, उनमें से ज़्यादातर देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को ग्रहण उसी समय कर लिया। कुछ ने कहा कि हम संसद की स्वीकृति लेंगे, उसके बाद में करेंगे। ये जो प्रक्रिया है, ये 24 अक्टूबर 1945 को पूरी हो गई और औपचारिक रूप से इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। इस कारण से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ। तो कुल मिलाकर के काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी, विभिन्न राष्ट्रों के बीच मतभेद भी था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे राष्ट्रों में आपसी संघर्ष भी हुआ था और उसके बावजूद भी एक विश्व मंच की स्थापना विश्व शांति के लिए और विकास के लिए कर ली गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। अब आते हैं ये जो संघ बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या रखा गया और इसके माध्यम से किन कार्यों को महत्व दिया गया। चार्टर की जो प्रस्तावना है, उसके पहले अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। हालांकि हमने शुरुआत में ही ये चीज़ देख ली है कि इसकी स्थापना विश्व शांति और सद्भाव को बनाने के लिए की गई है। इसके उद्देश्य जो हैं वो और हमारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे इनको देखने पर। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना। तीसरा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अथवा मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, यानी सभी राष्ट्रों के साथ मिलकर के आपस में एक दूसरे का विकास करना है। खास करके जो बड़े राष्ट्र हैं वो छोटे राष्ट्रों के विकास को महत्व देंगे, उनको सहयोग देंगे और जो नए राष्ट्र उस समय स्वतंत्र हो रहे थे उन्हें खास करके आर्थिक, सामाजिक और मानव कल्याण के रूप में सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो ये उद्देश्य इसका रखा गया। चौथा उद्देश्य रखा गया इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्रीय संगठन के रूप में
कार्य करना। तो इस तरह से ये जो मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये जो राष्ट्र काम कर रहे हैं उनके बीच समन्वयकारी संस्था के रूप में भी कार्य करेगा। अब आते हैं इसके कुछ सिद्धांतों पर। क्योंकि इसमें जो राष्ट्र थे, कुछ राष्ट्र बहुत बड़े थे, भौगोलिक रूप से भी बड़े थे, शक्ति के रूप में भी बड़े थे। शक्ति सैनिक शक्ति भी हो सकती है, मानव शक्ति भी हो सकती है। सभी राज्य बराबर नहीं थे, तो ऐसे में कुछ निश्चित सिद्धांत इसके किए गए। तो जो सिद्धांत इसके रखे गए उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत रखा गया कि इसके सभी सदस्य जितने भी होंगे सार्वभौम और समान होंगे, यानी कोई भी राष्ट्र ना तो छोटा होगा ना बड़ा होगा, सभी राष्ट्र बराबर हैं, सभी की सुरक्षा बराबर है, सभी का विकास बराबर है, इसलिए सभी राष्ट्र एक दूसरे का सम्मान करेंगे। दूसरी जो बात इसमें रखी गई सिद्धांत के रूप में वो है इसके सभी सदस्य चार्टर में उल्लिखित उत्तरदायित्व के अनुसार आचरण करेंगे। क्योंकि ये आवश्यक था कि इसके जितने भी सदस्य हैं वो शांति और अमन में विश्वास करें और उसको स्थापित करने के लिए कार्य करेंगे, इसलिए इसके सिद्धांत में इस बात को अपना लिया गया कि जो इसके चार्टर में दी गई बातें हैं उसके अनुसार ही इसके सदस्य व्यवहार करेंगे। तीसरी बात जो इसमें कही गई वो थी कि इसके सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, जिससे विश्व शांति सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके और न्याय खतरे में नहीं पड़े। न्याय खतरे में नहीं पड़े का अर्थ है कि सभी राष्ट्र, क्योंकि हमने शुरू में बात की छोटे हैं बड़े हैं सभी तरह के हैं, तो सभी के साथ समान स्थिति को माना जाए और एक दूसरे का सहयोग किया जाए। चौथी बात जो रखी गई इसके सिद्धांतों में वो है इसका कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि कोई भी सदस्य राष्ट्र जो शक्ति संपन्न है, चाहे वो परमाणु शक्ति संपन्न है, चाहे सैनिक शक्ति किसी भी तरह की सैनिक शक्ति से संपन्न है, वो सिर्फ इस आधार पर कि उसके पास शक्ति है वो दूसरे छोटे राष्ट्र की स्वतंत्रता का भी हनन नहीं करेगा और ना उसके भौगोलिक क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण करेगा, तो किसी भी प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट आता है इसमें, इसके सदस्य इसके द्वारा संपादित सभी कार्यों में सहयोग देंगे, साथ ही वह ऐसे किसी भी राष्ट्र की सहायता नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ निरोधात्मक या प्रवर्तन कार्य कर रहा है। और छठी बात इसमें आई, संयुक्त राष्ट्र संघ ये देखेगा कि गैर सदस्य देश ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें विश्व शांति एवं सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, यानी जो इसके सदस्य नहीं हैं या नहीं बने हैं वो भी विश्व शांति को खतरा उत्पन्न नहीं करेंगे। ये भी इस मंच का कार्य था कि वो देखे। सातवां पॉइंट है इसमें, अध्याय 7 के अंतर्गत प्रवर्तन कार्यों के अतिरिक्त अर्थात विश्व शांति और सुरक्षा के कार्यों को छोड़कर, यानी जो विश्व शांति का कार्य है और सुरक्षा का जो कार्य है उसको छोड़ करके संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कोई भी देश जो कार्य कर रहा है उसमें विश्व शांति और सुरक्षा का मामला है जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य मामले में जो आंतरिक मामला है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी और इस तरह से यह विश्व संगठन जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, ये प्रजातंत्र, आत्मनिर्णय, समानता, संसदवाद, बहुमत, कानून का शासन, न्याय, शांतिपूर्ण परिवर्तन, शक्ति पृथक्करण, संघवाद और प्रदत्त अधिकार जैसे आदर्श सिद्धांतों पर आधारित है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में अगला टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।